Hello everyone, welcome back to BioWaffen, and we are here with a new video that is titled as UV visible spectroscopy. This is a technique that is biophysical method और ये जो टेक्निक है इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं कि कहाँ कहाँ पर इसकी एप्लीकेशन रहती हैं, कैसे ये वर्क करता है, क्या मैकेनिज्म ये फॉलो करता है, सब चीज़ों के बारे में हम जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से वो कर लीजिए। और अगर आपने इससे पहले वाली हमारी वीडियोस को गो थ्रू नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से सभी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। फर्स्टली इन्होंने बात की है इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन की। क्यों? क्योंकि जो आपका ये यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसे इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है। अब इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहने का रीजन ये रहता है इसको क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस देखी जाती हैं। ये जो आपकी टेक्निक है काफी कॉस्ट इफेक्टिव होती है, सिंपल है, वर्सेटाइल है और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो आप अपना सैंपल यूज करोगे, ठीक है, आपकी कोई टेस्ट ट्यूब थी, आपने सैंपल पोर किया, लाइक 1 ml 2 ml जितना भी आप पोर कर रहे हो, ये सैंपल को यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में प्लेस करने के बाद, रीडिंग्स लेने के बाद आप दोबारा इसको यूज कर सकते हो। ये नॉन डिस्ट्रक्टिव सैंपल है, मतलब जो भी एब्जॉर्बेंस लेने के बाद, रीडिंग्स लेने के बाद ये जो सैंपल है ये डिस्ट्रॉय नहीं हुआ होगा, इसको आप यूज कर सकते हैं जैसे आप नॉर्मली इसको पहले यूज कर रहे थे, राइट। तो ये नॉन डिस्ट्रक्टिव है। तो ये फर्दर एनालिसिस के लिए आप इसी सैंपल को यूज कर सकते हैं। ये जो मेथड है क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है और एनालिटिकल टेक्निक है, जिसमें क्या करते हो, आप अपने सैंपल को कंपेयर करते हो किसी ब्लैंक या फिर किसी रेफरेंस सैंपल से, ठीक है, ताकि आप क्या मेजर कर सको कि कितना अमाउंट ऑफ डिस्क्रीट अल्ट्रावायलेट और विजिबल लाइट एब्जॉर्ब हुई है, ठीक है, या फिर उस सैंपल में से ट्रांसमिट हुई है, ठीक है। और ये पूरी टेक्निक लैम्बर्ट बियर्ड लॉ को फॉलो करती है। ये कह रहा है कि आप एक क्यूवेट लेते हैं, ठीक है, एक क्यूवेट में आप अपना रेफरेंस सैंपल डाल रहे हो या ब्लैंक डाल रहे हो, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम वाटर ले लेते हैं। तो अब वाटर के जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो उतना लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो ज्यादा लाइट यहाँ से ट्रांसमिट होकर के डिटेक्टर्स तक चली जाएगी। उसके बाद है आपका सैंपल, ठीक है, मान लेते हैं कोई सेल्स हैं या कोई कंपाउंड आपने बना रखा है, तो उस कंपाउंड के भी यहाँ पर पार्टिकल्स होंगे और वाटर पार्टिकल्स होंगे और जो भी आपने बाकी चीजें डाल रखी है वो भी इसमें प्रेजेंट होंगी। तो जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतनी ज्यादा लाइट को ये एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो दैट मीन्स इसमें से जो लाइट की मात्रा है वो कम ट्रांसमिट होगी। तो इसी को लैम्बर्ट बियर्ड लॉ कहा जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा आगे भी जानेंगे हम, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली आप ब्लैंक से कंपेयर करते हुए अपने सैंपल को, अपने सैंपल का जो अमाउंट है कि कितना अल्ट्रावायलेट रेज इसमें से पास हो रहा है, कितना विजिबल लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, ट्रांसमिट कितना हो रहा है, उस सभी की आपको एक रीडिंग बना करके ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर दे देता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे कंपैरिजन कर लेते हो। इट स्टडीज अंडर वैक्यूम, ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ कब होगा, वैक्यूम कंडीशंस में ही होता है। तो यहाँ पे जो वेवलेंथ यूज की जाती है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, दैट उसकी रेंज रहती है 190 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के बीच में, ठीक है, जिसमें से कि जो यूवी रीजन है आपका उसकी रेंज कितनी होती है 190 टू 400 नैनोमीटर, ठीक है। एंड द विजिबल रीजन फ्रॉम कितने से होता है शुरू, 400 से 800 नैनोमीटर के बीच में, ठीक है। तो यूवी रीजन आपका आ गया 190 से 400 और विजिबल रेंज आ गई आपकी 400 से 800। इसी में जो आपका नियर यूवी रीजन है वो रहता है 190 से 400 नैनोमीटर का और फार यूवी रीजन रहता है 200 नैनोमीटर से कम, ठीक है, 200 नैनोमीटर से नीचे वाला जो रीजन है। अब आपको ये बेसिक ऑलरेडी पता होगा कि अगर वेवलेंथ शॉर्टर है तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हाई होगी, ठीक है। और अगर वेवलेंथ जो है वो हायर है तो दैट मीन्स कि आपकी जो एनर्जी है वो कैसी होगी, लोअर, और फ्रीक्वेंसी भी कैसी होगी, लोअर। सेम चीज यहाँ पे कही गई है। अब क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो स्टार्टिंग में आपका यूवी रीजन है, ठीक है, यूवी रीजन की 190 नैनोमीटर से स्टार्ट हो रही है वेवलेंथ, तो दैट मीन्स की जो वेवलेंथ है वो यहाँ पर शॉर्ट है, शॉर्ट वेवलेंथ है। शॉर्ट वेवलेंथ है तो दैट मीन्स कि ये एनर्जी में ज्यादा हाई होगी, फ्रीक्वेंसी में ज्यादा हाई होगी एज कंपेयर टू विजिबल रीजन। अब विजिबल रीजन में भी जो यहाँ पर 400 नैनोमीटर पर आपकी वेवलेंथ होगी उसकी जो एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी क्योंकि इसकी वेवलेंथ एज कंपेयर टू 800 नैनोमीटर से शॉर्टर होगी, ठीक है।
ये ऑलरेडी आपको कॉन्सेप्ट पता है, हम और इसको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर आपकी एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी और 800 नैनोमीटर पे जो आपकी वेवलेंथ होगी उसकी एनर्जी जो है वो लो होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बियर्ड लैम्बर्ट लॉ की। ये लॉ क्या कहता है कि द एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस इन द सॉल्यूशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पास एक क्यूवेट थी, उसमें आपने वाटर डाल रखा था, तो इसको आप एज अ ब्लैंक यूज कर रहे हो। ठीक है, और एक क्यूवेट है जिसमें आपका सैंपल पोर है। ठीक है, सैंपल के तौर पे हम क्या मान लेते हैं कि सेल्स हैं। ठीक है, बेसिकली हम बायोमास की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर कुछ सेल्स होंगे। अब ये क्या कह रहे हैं कि लैम्बर्ट बियर्ड लॉ ये कहता है कि किसी चीज की अगर आपको कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है तो उसकी एब्जॉर्बेंस निकाल लीजिए। दैट मीन्स कि हमें पता करना है कि यहाँ पे इस सेल की कंसंट्रेशन कितनी होगी। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? जैसे ही हम यहाँ पे कोई लाइट सोर्स रखेंगे, ये लाइट यहाँ से निकलेगी और हम देखेंगे कि यहाँ पे कितनी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है। अगर इस सैंपल में सेल्स की मात्रा कम होगी तो वो कम लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। दैट मीन्स हमें कंसंट्रेशन का पता चल जाएगा कि अराउंड इतनी कंसंट्रेशन होगी। ठीक है, अगर कम है तो कम कंसंट्रेशन होगी सेल्स की, अगर एब्जॉर्बेंस वो ज्यादा कर रहे हैं दैट मीन्स की कंसंट्रेशन जो है सेल की वो ज्यादा है। ठीक है, तो लैम्बर्ट बियर्ड लॉ ये बताता है कि एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन द सॉल्यूशन, राइट। देन ये कहता है therefore a sample's concentration can be determined using UV visible spectroscopy। इसी वजह से, क्योंकि जो आपका यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है या स्पेक्ट्रोस्कोपी है, वो क्या फॉलो कर रही है? लैम्बर्ट बियर्ड लॉ। और जो ये कहता है कि एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। दैट मीन्स कि अगर आपको किसी सैंपल की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है तो आप यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे नीचे लैम्बर्ट बियर्ड लॉ की इक्वेशन दे रखी है जो कि अल्टीमेटली कुछ ये कहती है A इक्वल्स टू ECL। ठीक है, ECL जानते हैं क्या क्या होता है। A इक्वल्स टू व्हाट? A इक्वल्स टू एब्जॉर्बेंस। तो ये कहता है लॉ कि एब्जॉर्बेंस विल बी इक्वल टू, ठीक है, ये जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं यहाँ पे पार्टिकल्स लाइट को, ये एब्जॉर्बेंस किसके ऊपर डिपेंड करती है? एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू ऑप्टिकल पाथ लेंथ ऑफ द सेल और क्यूवेट और सैंपल होल्डर। ठीक है, ऑप्टिकल पाथ लेंथ कितनी है, ठीक है, जो आपका सैंपल है या क्यूवेट है या आपका सैंपल होल्डर है जिसमें आपके सेल्स पड़े हुए हैं, वो एक्चुअल में लाइट सोर्स से कितनी दूर है। ठीक है, वो इसका ऑप्टिकल पाथ लेंथ होता है। तो एक तो एब्जॉर्बेंस उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। दूसरा क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। सोल्यूशन जितना ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा, सेल्स जितनी ज्यादा अमाउंट में वहां पर प्रेजेंट होंगे, एब्जॉर्बेंस उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तीसरा है मोलर एब्जॉर्बिटी ऑफ द कंपाउंड और मॉलिक्यूल इन द सॉल्यूशन। कि मोलर एब्जॉर्बिटी क्या है कि एक मॉलिक्यूल कितना लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो मोलर एब्जॉर्बिटी कंपाउंड की या फिर उस मॉलिक्यूल की सॉल्यूशन में विच इज कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर सब्सटेंस और अ पर्टिकुलर वेवलेंथ। अब जैसे कि डीएनए है, ठीक है, या हमारे सेल्स हैं, हर एक डीएनए की या हर एक सेल की, ठीक है, टाइप ऑफ सेल की बात कर रहे हैं हम, अगर आप सेल्स की जो एब्जॉर्बिटी है उसको आप चेक करना चाहते हो तो आप एक पर्टिकुलर टाइप की वेवलेंथ, ठीक है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को ही आप उस पे डालते हो, क्योंकि जो एब्जॉर्बिटी है वो सेम ही रहती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप सेल्स के लिए 600 नैनोमीटर की वेवलेंथ यूज कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर वेवलेंथ पर जो एब्जॉर्बिटी है उसकी वैल्यू सेम ही रहती है, कांस्टेंट रहती है। ऐसा नहीं होगा कि आप सेम वेवलेंथ को यूज कर रहे हैं और सेल्स आपको हर बार अलग एब्जॉर्बिटी दे रहे हैं। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हर एक चीज का, जैसे डीएनए है, आरएनए है, इनकी एक पर्टिकुलर एब्जॉर्बिटी होती है पर्टिकुलर वेवलेंथ पर। ठीक है, इसी वजह से एक तरह से इसी प्रिंसिपल को यूज करके हम उसकी प्योरिटी को, उसके कंसंट्रेशन को, ये सारी चीजों को हम चेक करते हैं, राइट। तो ये इसका बेसिक है। E इज इक्वल्स टू व्हाट? मोलर एब्जॉर्बिटी। और एक पर्टिकुलर सब्सटेंस की एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है और उसकी जो वैल्यू है एब्जॉर्बिटी की वो कांस्टेंट रहती है, राइट। फॉलोइंग द बियर्ड लैम्बर्ट लॉ,
द प्लॉट ऑफ एब्जॉर्बेंस वर्सेस कंसंट्रेशन शुड बी लीनियर। जैसे ही आप लैम्बर्ट वेयर लॉ को फॉलो कर रहे हो और आपको क्या करना है, एक ग्राफ प्लॉट करना है, इसके बीच में होगा एब्जॉर्बेंस वर्सेस कंसंट्रेशन। तो अब इन दोनों को जो ग्राफ यहाँ पर आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे बियर्ड लैम्बर्ट लॉ फॉलो कर रहे हैं, तो वो एक लीनियर ग्रोथ शो करेगा, राइट। और ये लीनियर ग्रोथ क्या कब आएगी आपके पास, इफ absorbance of a series of sample solution with non concentration is measured। ठीक है, कि आपने एक सीरीज ऑफ एब्जॉर्बेंस ली सैंपल सॉल्यूशन की और उसकी कंसंट्रेशन आपकी नॉन कंसंट्रेशन थी, फिर आपने उस एब्जॉर्बेंस को मेजर किया, तो इसी वजह से आपका क्या है, जो आपका ग्राफ है वो कैसा जाएगा, लीनियर जाएगा। ठीक है, और इस ग्राफ को क्या कहा जाता है, बेसिकली कैलिब्रेशन ग्राफ भी कहा जाता है या कैलिब्रेशन कर्व भी कहा जाता है, जब कुछ इस तरह से कर्व्ड लाइन आए तो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन, क्या क्या चीजें इसके बीच में होती हैं और वो कैसे काम करती हैं, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। मेन कंपोनेंट्स इसके क्या क्या रहते हैं, एक लाइट सोर्स होता है, एक वेवलेंथ सिलेक्टर होता है, एक आपके पास सैंपल कंटेनर होता है, एक डिटेक्टर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि सबसे पहला आपका क्या होगा, लाइट सोर्स। ठीक है, जैसे इसको एक बल्ब से डिनोट किया गया है, तो यहाँ से लाइट निकलेगी और फिर किसके ऊपर गिरेगी, वेवलेंथ सिलेक्टर के ऊपर। अब वेवलेंथ सिलेक्टर जो होता है वो बेसिकली एक तरह का मोनोक्रोमैटिक फिल्टर होता है, जो कि एक पर्टिकुलर टाइप की वेवलेंथ को ही आगे जाने देगा, बाकी सब वेवलेंथ को ये ब्लॉक कर देगा। ठीक है, जैसे सेल्स हैं, सेल्स के लिए आपको 600 नैनोमीटर की लाइट चाहिए, तो अब सिर्फ 600 नैनोमीटर की लाइट को ही ये आगे भेजेगा, बाकी सभी को जो है वो ब्लॉक कर देगा। ठीक है, अब वेवलेंथ सिलेक्टर के बाद लाइट निकलेगी और लाइट कहाँ जाएगी, आपके सैंपल के ऊपर। सैंपल के ऊपर जैसे ही ये गिरेगी तो इसमें जितने सेल्स प्रेजेंट होंगे वो उस लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, कुछ लाइट इसमें से ट्रांसमिट हो जाएगी, वो लाइट जाकर के गिरेगी किसके ऊपर, आपके डिटेक्टर के ऊपर। ये डिटेक्टर, ये जो लाइट सिग्नल इसको आ रहे होंगे, ये इनको इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट कर देगा, और इस इलेक्ट्रिक कन्वर्ट करंट को जो कंप्यूटर है आपका, वो उसकी सिग्नल, जो इसको सिग्नल मिल रहा है उसको वो प्रोसेस करेगा और आपको आउटपुट देगा एक रीडिंग के तौर पे। ठीक है, तो आपको रीडिंग मिल जाएगी यहाँ पर आपके कंप्यूटर के ऊपर। ठीक है, तो ये बेसिक इसका इंस्ट्रूमेंटेशन रहता है। आजकल तो ये सब कुछ जो है वो बिल्कुल इनबिल्ट आता है। ठीक है, इस तरह से स्पोटोफेक्टोमीटर होता है आपका, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, और यहाँ पे आपने अपना सैंपल रखना है, यहाँ पर आपका लाइट सोर्स रहता है, यहाँ पर आपके डिटेक्टर्स होते हैं, और इस तरह से स्क्रीन होती है साइड पे, यहाँ पर उसके फंक्शनिंग के लिए बटन्स वगैरह होते हैं, और यहाँ पर आपको स्क्रीन पर सारी रीडिंग्स मिल जाती है। तो यहाँ पे आप अपना ब्लैंक लोड करते हो, यहाँ पर अपना सैंपल लोड करोगे, जैसे ही लाइट जाएगी पूरा एब्जॉर्बेंस होकर के लाइट ट्रांसमिट होकर के डिटेक्टर्स पे गिरती है और यहाँ पर आपको रीडिंग मिल जाती है। ठीक है, तो आजकल सब कुछ इनबिल्ट आता है, राइट, तो आपको कंप्यूटर अलग से जरूरत नहीं है, सब कुछ इसके बीच में आता है। नेक्स्ट चलते हैं, अब एप्लीकेशंस की बात करते हैं कि कहाँ कहाँ आप इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं। कुछ एप्लीकेशंस मैंने मेंशन की है, सारी जो है वो यहाँ पे मेंशन करना पॉसिबल नहीं है, तो मेन मैंने मेंशन कर दिया, जैसे कि आप डीएनए एंड आरएनए एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, इट फोकस ऑन वेरीफाइंग द कंसंट्रेशन एंड प्योरिटी ऑफ डीएनए। अब जब भी आपको कोई ऐसे डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करनी होती है, जैसे कि आपको सीक्वेंसिंग करनी है, तो आपको मैंने बताया था कि जो डीएनए है या आरएनए भी है वो आपको बिल्कुल इस अपनी प्योर फॉर्म में चाहिए, उसमें किसी भी तरह की कंटेमिनेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि प्रोटीन कंटेमिनेशन ना हो, कोई और सेल ऑर्गेनेली जो है वो उसके साथ अटैच ना हो, इस तरह की कोई कंटेमिनेशन नहीं होनी चाहिए, वो अपनी बिल्कुल प्योर फॉर्म में होना चाहिए। तो वैसे ही जो प्योर डीएनए हैज एन एब्जॉर्बेंस रेशियो ऑफ 1.8। ठीक है, प्योर डीएनए की जो एब्जॉर्बेंस रेशियो है वो 1.8 होती है, उसी तरह से आरएनए की जो रेशियो है दैट इज 2। और ये रेशो आप कैसे निकालते हैं, 260 नैनोमीटर से 280 नैनोमीटर को जो है वो डिवाइड करके आप एब्जॉर्बेंस रेशो निकालते हो। ये क्रूशियल होती है, क्योंकि अगर इससे जो इसकी रेशो है वो वेरी करेगी, कम आ रही है ज्यादा आ रही है, तो वो हमें ये बताता है कि इसमें कोई ना कोई प्रोटीन कंटेमिनेशन है। ठीक है, तो रेशो से आप ये पता चला सकते हो कि आपका डीएनए या आरएनए जो है वो प्योर फॉर्म में है या नहीं है, राइट। उसके बाद है फूड एंड बेवरेज एप्लीकेशन। सो इट अप्लाइज एक्सेसिंग द सेंसरी एट्रीब्यूट्स, जैसे कि आप क्या क्या चीजों को असेस कर सकते हो, न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स फूड्स के। ठीक है, और इसके प्रोडक्ट्स जैसे कि बियर, वाइन, जूसेस, एनर्जी एंड सॉफ्ट ड्रिंक, वाटर, थिन लिक्विड्स, थिक लिक्विड्स जैसे कि हनी और ऑयल, फ्रूट्स, वेजिटेबल, कैफीन, इस तरह की सारी चीजों को आप असेस कर सकते हो। क्यों, क्योंकि इसमें बेसिकली केमिकल कॉम्पोजिशन आप देख सकते हो इंग्रेडिएंट्स की, आप
कंटेमिनेशंस को डिटेक्ट कर सकते हो, अडल्ट्रेशंस को डिटेक्ट कर सकते हो, और आप ये इंश्योर कर सकते हो कि जो आप फूड खा रहे हो या जो आप फूड मार्केट में उतार रहे हो, लोग जिसको कंज्यूम करेंगे वो एक्चुअल में सेफ और हेल्दियर है उनके लिए या नहीं। ठीक है, तो इन सभी के लिए भी आप इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के लिए। सो इट इज एसेंशियल फॉर द ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ड्रग आप डिस्कवर करना चाह रहे हो या उसकी डेवलपमेंट का जो पूरा प्रोसीजर है उसके लिए उसकी इम्प्योरिटीज की क्वांटिफिकेशन करना। ठीक है, इन ड्रग इंग्रेडिएंट्स में कहाँ पर कितनी इम्प्योरिटीज हैं, डिसोल्यूशन टेस्ट जैसे कि जो आप टैबलेट्स वगैरह खाते हैं, ठीक है, उसके लिए डिसोल्यूशन टेस्ट होते हैं कि हमारी बॉडी में कैसे कैसे जो है वो सब्सटेंसेस घुलते हैं या आपकी बॉडी में इसकी कितनी मात्रा है, वो सारी की सारी जितनी भी कंसंट्रेशन है वो आप यहाँ से जो है वो इसको फाइंड आउट कर सकते हो। और क्योंकि जो टैबलेट होती है वो खुद ही बहुत सारे केमिकल्स का एक तरह से मिक्सचर होती है, और केमिकल्स जो है वो यहाँ पर एक क्वांटिटी में डाले जाते हैं। ठीक है, उससे ज्यादा आप डाल दोगे तो वो टॉक्सिक में बदल सकती है, तो वो सारी की सारी कंसंट्रेशन, वो क्वांटिफिकेशन इस टेक्निक को यूज करके की जा सकती है। उसके बाद है बैक्टीरियल कल्चर। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया था कि अगर आपको बायोमास ग्रोथ कर्व बनाना है तो उसके लिए ये एक असेंशियल टेक्निक है। ठीक है, तो इसको यूज किया जाता है फॉर कल्चरिंग बैक्टीरिया बाय एस्टिमेटिंग सेल कंसंट्रेशन। ठीक है, आप उसकी ग्रोथ को ट्रैक कर सकते हैं। ग्रोथ कैसे ट्रैक करोगे कि जितनी ज्यादा सेल कंसंट्रेशन होगी दैट मीन्स उतनी ज्यादा ग्रोथ हो रही है, बायोमास उतना ज्यादा बढ़ रहा है। एंड ट्रैकिंग इन मेजरिंग ऑप्टिकल डेंसिटी, तो कैसे आप कर सकते हो इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ओडी आप कैसे मेजर करते हो एट 600 नैनोमीटर। ठीक है, 600 नैनोमीटर क्यों? क्योंकि इट इज द बेस्ट टू प्रिजर्व द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कल्चर मीडिया वेयर बैक्टीरिया ग्रो एंड टू अवॉइड सेल डैमेज व्हेन देयर इज नो नीड फॉर कॉन्टिन्यूअस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आपको सेल को बिना डैमेज किए आपको पता करना है कि कितना अमाउंट ऑफ बायोमास जो है वो प्रोड्यूस हो गया है। अब अगर आपको अपना डिजायर्ड जितना बायोमास आपको प्रोड्यूस करना था उतना हो गया है, आप सेल को और कॉन्टिन्यूस एक्सपेरिमेंट में नहीं डालना चाहते हो, तो बिना सेल्स को डैमेज किए आप उसी जो आपने सैंपल यूज किया है उसी को आप दोबारा पोर करके अनदर जो भी आपको काम करना है उस पूरे मीडिया के साथ आप वो कर सकते हो। ठीक है, तो ये काफी एक अच्छी टेक्निक है जिससे आप इतना सब कुछ कर सकते हो, प्लस आपका सैंपल भी जो है वो भी डैमेज नहीं होगा। ठीक है, तो आपकी कंसंट्रेशंस भी जो है वो डाइल्यूशंस वगैरह भी जो है वो बिल्कुल सही रहेंगी। राइट, सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इसी तरह की और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक आप हमारी बाकी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं और इसी तरह से हमें प्यार देते रहें। थैंक यू सो मच।